वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा MPH 005 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो कैसा था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका फुल डिटेल आंसर्स हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट्स MSc फिजिक्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो अपने और सब्जेक्ट थे उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आए थे वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई आपकी और क्वेरी है, कुछ भी आप इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। आप जाएं, वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अपनी क्वेरी है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी सभी सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो हमारा MPH 005 इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपने कहाँ से उसकी तैयारी करनी है वो मैंने फुल डिटेल में आप उस वीडियो में बात की है। दोस्तों, ये हमारा पेपर था जो 4 क्रेडिट का पेपर था। इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 50 मार्क्स का हमारा पेपर आया था, और 2 घंटे में हमने इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। इसमें दोस्तों हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे, तो और हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो अलाउड था, अगर क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपने 5 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने थे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट 5-5 मार्क्स के थे। पहला जो पार्ट था फर्स्ट का ए पार्ट, उसमें हमसे 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे जो कि 3+2, यानी कि पहला जो पार्ट था उसमें 3 का, और उसमें जो नेक्स्ट पार्ट था वो 2 मार्क्स का था। क्या पूछा था? उसने पूछा था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ पावर डायोड। तो हमारे पास जो पावर डायोड होती है उसकी हमसे क्या पूछी गई थी? स्ट्रक्चर एंड उसकी वर्किंग। तो दोस्तों, पावर डायोड के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। मैंने लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी उसमें मैंने बात की कि आपके पास एक क्वेश्चन जो हमारी वेरियस टाइप की डायोड्स होती हैं उसमें से पूछा जाना है, जैसे पावर डायोड होगी, जीनर डायोड होगी, गन डायोड होगी। इस तरह जो भी तरह की जितनी भी डायोड्स हमारे सिलेबस में दी हुई है उसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आना ही आना है। उसके स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, उसमें कौन कौन से ग्राफ प्लॉट होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो आपके डिटेल में करने हैं, एप्लीकेशन उसकी डिटेल में करनी है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड की हमने स्ट्रक्चर और वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाई पावर एंड लो पावर डायोड्स। तो बेसिकली ये पूरा हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड करता है? पावर डायोड से रिलेट करता है। ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है, डाइट से रिलेटेड। मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन आपको सिलेबस से आना ही आना है, तो इसको टॉपिक को आप बहुत ध्यान से करें। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है सोलर सेल से। वो है हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल कैन बी इंक्रीज्ड, हाउ इज़ द ऑप्टिमम बैंड गैप चूजन फॉर ए सोलर सेल मटेरियल। तो दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जो सोलर सेल है उसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, और जो हमने सोलर सेल बनाने के लिए मटेरियल चूज़ करना है उसमें जो बैंड गैप होगा उस मटेरियल का वो कैसा होना चाहिए। तो ये एक आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से ही हमारा क्या है? सोलर सेल बनता है। सोलर सेल की हम एफिशिएंसी किस किस तरह बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आपने लिखना है, और जो हमने जो मटेरियल सेलेक्ट करना है सोलर सेल के लिए उसका जो बैंड गैप होगा, एनर्जी बैंड गैप, वो कैसा होना चाहिए। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जो उसकी सोलर सेल से आया है। तो दोस्तों, इस तरह देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए और बी पार्ट है, और दोनों ही बिल्कुल सिंपल है। ए पार्ट हमारा पावर डायोड से है और बी पार्ट हमारा कहाँ से है? सोलर सेल से। फिर हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी दोस्तों हमारे पास 2 पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। दोनों पार्ट दोस्तों 5-5 मार्क्स के थे हमारे पास। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकंड का ए पार्ट, उसमें क्या पूछा गया था? जो हमारा मोसफेट होता है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्हेंसमेंट मोड एंड डिप्लेशन मोड मोसफेट। बेसिकली दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन बताना था, क्या एक्शन होता है। 2 तरह के हमारे पास जो मोसफेट होते हैं, एक तो होता है ई मोसफेट और एक डी मोसफेट। ई मोसफेट मतलब इन्हेंसमेंट मोड मोसफेट, और हमारा जो डी मोसफेट होता है वो होता है डिप्लीशन मोड मोसफेट। तो हमारे पास जो फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एक टाइप होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मोसफेट। उसकी हमारे पास आगे 2 टाइप्स होती है, एक ई मोसफेट और एक डी मोसफेट, इन्हेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड मोसफेट।
दोनों की कंस्ट्रक्शन में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है, और फिर दोनों में क्या उसका ऑपरेशन कैसे, मतलब उसका जो वर्किंग है वो कैसी होती है, इसको हमने फुली एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है मोसफेट से रिलेटेड। मोसफेट की दोनों टाइप्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के कंस्ट्रक्शन में, और इसका जो एक्शन है वो कैसे होता है। ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, 5 मार्क्स में आया है। फिर इसका हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हम उसने क्या पूछा है, जूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो हमारा जूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्या है, डिफाइन इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो ऑफ ए यूजेटी, ड्रा द IV डायग्राम ऑफ यूजेटी एंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो बेसिकली हमारा जो यूजेटी होता है उसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, IV करेक्टरिस्टिक उसने पूछे हैं। बेसिकली करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक जो हमारा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसके हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये एक हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम देख सकते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आता है। तो आपने अपनी बुक में जो भी ट्रांजिस्टर की इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे सिलेबस में दी गई हैं, जैसे कि यूजेटी हो गया, VJT हो गया, मोसफेट हो गया, CMOS हो गया, इस सब को आपने अच्छे से करना है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर आइए हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में भी दोस्तों हमारे पास दो पार्ट है, A और B पार्ट, दोनों पार्ट कितने कितने के हैं, 5-5 मार्क्स के। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का, सेकंड भी 10 मार्क्स का, और थर्ड भी कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स है। सारे क्वेश्चन ही दोस्तों 10-10 मार्क्स के हैं। आपने 5 क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आगे 2-2 सब पार्ट दिए गए हैं, तो उस दोनों सब पार्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनेगा। तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट A पार्ट में क्या पूछा है उसने, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वेरियस कैपेसिटर्स इन RC कपल्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो दोस्तों जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसमें जो हमारे कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं RC कपल्ड में, उसका जो हमारा फैक्ट है उसको हमने एक्सप्लेन करना है, और उसका क्या फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है, इस क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट करना है। तो बेसिकली जो हमारा कॉमन एमिटर जो एम्पलीफायर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी हमारा एक इजी क्वेश्चन बन जाता है। ये 5 मार्क्स का हमारे लिए आया है। तो दोस्तों हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर सॉरी, तो इन तीनों से आपने इस तीनों टॉपिक को अच्छे से करना है। इसमें से आप हाईली चांस है कि आपको एक क्वेश्चन एम्पलीफायर से रिलेटेड पूछा जाना है। फिर हमारे पास जो बी क्वेश्चन है वो आया है हमारे पास हार्टली ऑक्सीलेटर से रिलेटेड। ड्रा एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्टली ऑक्सीलेटर यूजिंग एन ओप एम्प, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, हाउ कैन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट कैन बी वेरिड। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारा ऑक्सीलेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो भी हमारे सिलेबस में वेरियस टाइप के ऑक्सीलेटर्स दिए गए हैं उसको आपने ध्यान से करना है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये भी हमारा एक इजी क्वेश्चन बन जाता है। फिर दोस्तों हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पार्ट है, A और B पार्ट। A पार्ट हमारा क्या है, ड्रॉ द 4 पॉसिबल नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ओप एम्प। तो दोस्तों जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ओप एम्प भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आया है, उसमें जो हमारा ओप एम्प होते हैं उसकी जो हमारी 4 हमने नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उसका स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। राइट द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशंस इन आइडियल केसेस। तो हमारे पास जो ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसकी जो वेरियस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है नेगेटिव फीडबैक के लिए, उसको हमने ड्रा करना है, और उसके जो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिर हमारा इसमें जो फोर्थ का बी क्वेश्चन था वो क्या था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ओप एम्प बेस्ड ऑन फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, व्हाट आर दिस एडवांटेज ओवर ए सिंपल डायोड रेक्टिफायर। तो बेसिकली दोस्तों इसमें हमने जो एक्सप्लेन करना है फोर्थ के बी में, कि जो हमारा ओप एम्प होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसकी डायग्राम ड्रा करनी है, उसको एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी वर्किंग, और फिर हमने बताना है कि जो सिंपल डायोड रेक्टिफायर होते हैं उससे ये बेहतर कैसे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आया है। तो दोस्तों ये हमारा एक इजी टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना होगा। चलिए चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसमें हमसे उसने 3 चीज़ें पूछी थी, जो टोटल हमारा कितने नंबर का बन जाता है, 10 का। क्या पूछा उसने, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ शंट रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड।
तो जो हमारा शंट रेगुलेटर होता है एज जीनर डायोड, उसकी हमने जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में वर्किंग पूछी जाती है तो ये कंपलसरी है कि आप उसका सर्किट डायग्राम पूरा बना कर आना है, पूरी आपकी लेवल्ड सर्किट डायग्राम होनी चाहिए, फिर आप उसकी वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शंट रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस सर्किट ड्यू टू नॉन आइडियलाइज ऑफ जीनर, तो इस सर्किट की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या होगी। व्हाट मॉडिफिकेशन इन द सर्किट कैन बी डन टू ओवरकम द लिमिटेशन। तो बेसिकली दोस्तों हमने शंट रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी, उसकी लिमिटेशंस क्या होगी, और फिर हम उस लिमिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हमने फुल एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा शंट रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड हमारा एक टॉपिक बन गया। ये बिल्कुल आपका दोस्तों सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। जो हमारा ए पार्ट है उसमें 2+3 की मार्किंग डिवीजन है और बी में हमारी 4+1 की है। ए में उसने क्या पूछा है, हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रा करनी है कैसकी इसकी PLL की, और इसका बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। बेसिकली PLL क्या होता है दोस्तों, फेज लॉक लूप। तो PLL हमारा फेज लॉक लूप जो हमारा एक टॉपिक है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है कि ये हमारा कैसे काम करता है PLL, उसका क्या ऑपरेशन होता है, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है अस्टेबल से रिलेटेड। अस्टेबल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग एन ओप एम्प। अंडर वाट कंडीशन कैन द कैपेसिटर वोल्टेज कैन बी कंसिडर टू बी नियर द ट्रायंगल। तो हमारा जो अस्टेबल, मोनोस्टेबल, डायस्टेबल वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया अस्टेबल से रिलेटेड, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों जो हमारा अस्टेबल वाला टॉपिक है इसमें 3 तरह के आ जाते हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, डायस्टेबल। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आने वाले आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए, ये हमारा एक ईजी टॉपिक 1 है। फिर दोस्तों हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th ए और 7th बी, इसमें भी ऐसी तरह है, दोनों 5-5 मार्क्स के दिए गए हैं। जो हमारा 7th का ए क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा क्या है, वो हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बेसिकली DAC जो हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं उसमें से ये क्वेश्चन आया है। दोस्तों आपका एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से ये न्यूमेरिकल पूछा है। क्या है, आउटपुट ऑफ ए 4-बिट DAC फॉर डिजिटल इनपुट ऑफ 1011 इज 5.5 वोल्ट, डिटर्मिन इट्स स्टेप साइज एंड परसेंटेज रेजोल्यूशन। तो दोस्तों हमारा ये DAC से रिलेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमको डिजिटल इनपुट ऑफ 1011 दी गई है जो क्या है 5.5 वोल्ट। हमने इसका जो स्टेप साइज और इसकी परसेंटेज रेजोल्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है इस टॉपिक को। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है डिस्क्राइब एनी 5 हार्डवेयर टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम। तो जो SNL का हमारा दोस्तों टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसको आपने कवर करना है। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों जो इग्नू की तरफ से बुक्स आई हैं ज्ञान कोश पर, उसको अगर किसी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर देखा होगा तो उस बुक में दोस्तों बेसिकली वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपने इसमें से जो हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशो वाला टॉपिक दिया होगा, जो जे वाला टॉपिक है इसको उसने जो हमारी बुक दी गई है उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी उस बुक से आया है। तो दोस्तों अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो इग्नू अपने क्वेश्चन डालता है वो ऑलमोस्ट जो उन्होंने बुक दी है उसमें से ही डालता है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है उसमें आप देखोगे कि इग्नू की बुक में क्या दिए गए हैं, वीडियो के लिंक दिए गए हैं। बट लेकिन जब आप जे वाला टॉपिक देखते हो सिग्नल टू नॉइस रेशो वाला, इस टॉपिक को उसने बुक में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी यानी कि वीडियो नहीं दी, उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये हमारा टॉपिक उनमें से आया है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है उसको इम्प्रूव करना है, हमने उसकी हार्डवेयर टेक्निक को एक्सप्लेन करना है। दोस्तों बुक में उसने 2 टॉपिक दिए हैं, एक तो है सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होती है, फिर उसकी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में उसने सॉफ्टवेयर टेक्निक्स भी दी हैं और हार्डवेयर टेक्निक्स भी दी हैं।
तो इसने हमारा जो पेपर है उसमें उसने हार्डवेयर टेक्निक्स को पूछा था। तो आप उस बुक से, इग्नू की बुक से जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है उसको भी ध्यान से करें, क्योंकि हाईली चांस है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है उसकी जो उसको इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स उसकी क्या है। तो उसमें आप सॉफ्टवेयर टेक्निक्स भी लिख सकते हैं और उसकी हार्डवेयर टेक्निक्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जो कि इग्नू की बुक से आया है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है वो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों उसने 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस रजिस्टर्स प्रेजेंट इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो दोस्तों जैसे कि आपके सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर का एक टॉपिक दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर 8085, उसका जो फ्लो चार्ट है आपको ने उसको अच्छे से करना है, उसमें कौन से रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, उसका क्या क्या काम है, उसको आपने ध्यान से करना है। तो ये भी आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि इस पेपर में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। उस 8 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे। 5 क्वेश्चन से आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर 5 क्वेश्चन जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट दिए गए हैं। तो जिस क्वेश्चन को भी आप करने बैठोगे उसके दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी पेपर बन जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप सभी 5-5 क्वेश्चन जो मार्क्स के क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करते हैं तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या है 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट का AV, सेकंड का AV, थर्ड का AV, फोर्थ का AV। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस उसने हमसे पूछा है, कवर करने के लिए दिया है। तो इस तरह इसका जो पेपर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपने अपनी स्पीड को ठीक रखना है ताकि आप 2 घंटे में जो अपना पूरा पेपर है उसको कवर कर सके। तो दोस्तों जो जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ इस पेपर में डिस्कस किए हैं मोस्ट प्रॉब्ली इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके पास आने हैं। तो एक तो आप जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इसमें जो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप अच्छे से कवर कर ले। इसके साथ साथ मैंने हर क्वेश्चन के साथ जो जो और टॉपिक आपको बताए हैं उसको आपने अच्छे से कवर करना है, और फिर जो आपकी असाइनमेंट आई है उसको आपने अच्छे से कवर करना है। और दोस्तों एक बात जो मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप तैयारी करने बैठो तो आप अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक रीड कर लिया और आपको वो आ गया, आपने को वो टॉपिक खुद से लिखना पड़ेगा। जितनी देर आप किसी टॉपिक को खुद से नहीं लिखते थे तब तक आपका वो टॉपिक अच्छे से नहीं कवर होगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा कि आपने कहाँ से शुरू करना था, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या थे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका पेंसिल वर्क होगा। पेंसिल वर्क मीन कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी डायग्राम जो होगी, सर्कल डायग्राम जो होगी, तो आपको जो सर्कल डायग्राम है उसको आपने अच्छे से ध्यान से समझना है। किसी भी आप बुक से कर लो या नेट से कर लो, ज़रूरी नहीं कि आपने जो डायग्राम है उसको याद ही करना है। आपको बेसिकली कनेक्शन पता होने चाहिए कि जैसे वोल्ट मीटर है, मीटर है, उसको कैसे कैसे लगाना है। फिर जैसे कोई भी सर्किट है उसकी फॉरवर्ड वाइसिंग की गई है या रिवर्स वाइसिंग की गई है, उसको अपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि इस बुक को कवर करने के लिए आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। अगर आपकी सर्किट डायग्राम ठीक बन गई और आपने बीच में चाहे कम भी लिखा हो तो भी आपको एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स देगा। और अगर आप थ्योरी अच्छी लिख रहे हो लेकिन आपकी सर्किट डायग्राम गलत हो रही है तो फिर एग्जामिनर आपको उतने मार्क्स नहीं देता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी इसकी तैयारी करें तो खुद से लिख कर देखें, सर्किट डायग्राम ड्रा करें। या अगर आपकी सर्किट डायग्राम अच्छे से बन गई, डायग्राम अच्छे से बन गई, तो आपको जो उसकी वर्किंग है उसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो आप ईजिली उसकी वर्किंग को लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। हमने जो हमारा MPH 005 इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रीवियस पेपर था उसका फुल डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन में आते रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं होपफुली उनके एग्ज़ाम अच्छे हो। धन्यवाद दोस्तों।